साथियों नमस्कार। कार्यरत शिक्षकों के लिए सीजीटेट 2026, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए सीजीटेट 2026 और शिक्षक भर्ती की दमदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। आज हम बाल विकास में 8वां क्लास पर चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में बात होगी शिक्षा समिति, शिक्षा आयोग पर। साथ ही साथ बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, वंचित बच्चे, दिव्यांग बच्चे और मंदबुद्धि बालक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज चर्चा होगी। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे शिक्षा समिति और शिक्षा आयोग से। देखिए, बहुत सारे शिक्षा आयोग जब हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी कई सारे आयोग बने हैं। शिक्षा समिति, शिक्षा आयोग की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए कई सारे आयोग का गठन हुआ। अर्थात जब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होती है तो शिक्षा के संबंधित आयोग की भी जरूरत होती है। और इसमें आयोगों में सबसे फेमस या प्रसिद्ध आयोग कहें तो उसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि 14 जुलाई 1964 में बना था। कोठारी आयोग याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कोठारी आयोग आपका 14 जुलाई 1964 को बना। ये उसके बाद देखो 1948-49 में, यानी कि 1948-49 जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में राधा कृष्ण आयोग बना था। फिर यहाँ पर अलग अलग आयोग जो है बना और कई सारे आयोग, चाहे हम मुदालियर आयोग कहें या फिर जो है उसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो कई सारे आयोग बने हैं। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा समितियाँ देखो, अब जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले भी कई सारी समितियां थी और इसमें एक समिति था, वो था चार्ल्स वुड समिति। और ये समिति जिसका गठन 1824 में हुआ था और इसके गठन इसमें जो है प्रमुख कौन थे? चार्ल्स वुड, जिसके द्वारा इसकी गठन की गई थी। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी चार्ल्स वुड को कहा जाता है, माना जाता है। याद रखना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड को कहा जाता है और चार्ल्स वुड ने ही चार्ल्स वुड समिति का गठन किया, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षक समितियां हैं, शिक्षा समितियां हैं। चलिए, स्वतंत्रता के पूर्व और बहुत सारे समिति का गठन हुआ, जिसमें आता है आपका हंटर शिक्षा आयोग। हंटर आयोग सुने होंगे नाम, जिसको 1882-83 में इसका गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। जो हंटर आयोग बनाया गया था और इस हंटर आयोग का गठन 1882-83 में हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना या महिला शिक्षा का विकास करना था। ठीक है, तो दो आयोग, अंग्रेजों का या कहना चाहिए स्वतंत्रता के पूर्व एक हंटर आयोग और एक चार्ल्स वुड समिति। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन से आयोग का गठन हुआ। तो जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद भी कई सारे शिक्षक समितियां बनाई गई, जिसमें से प्रमुख आता है राधा कृष्णन समिति, राधा कृष्णन आयोग। और इस समिति का जो गठन 1948-49 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ठीक उसके बाद एक नई शिक्षा समिति का गठन हुआ, जिसको डॉक्टर एस राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, जो 48-49 में किया गया था। और इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, यानी कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित था राधा कृष्णन जो आयोग है, क्योंकि इसमें यूजीसी की स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग के बाद में अगला आया, जो कि मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से प्रसिद्ध था। और इसमें क्या है? मुदालियर शिक्षा आयोग, जिसका गठन 1952-53 में किया गया था। और इस आयोग में इसे जो है मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना, जो मुदालियर आयोग है उसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसमें केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार विमर्श किया गया था, यानी कि मिडिल स्कूल की शिक्षा पर मुदालियर आयोग में जोर दिया गया था। अगला बात करेंगे डॉक्टर DS कोठारी आयोग, जो कि बहुत ही फेमस है ये भी। तो कोठारी आयोग आप सभी ने सुना होगा। तो इस आयोग का जो गठन है 1964 में किया गया था,
जिसे डॉक्टर DS कोठारी के द्वारा किया गया था, इसलिए इस आयोग का नाम ही DS कोठारी आयोग रखा गया। इस आयोग का जो उद्देश्य क्या था, सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना, यानी कि नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना ही इस आयोग का उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना, जो कि ये 1986 में लागू होने की वजह से इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहा गया, और इसको बाद में संशोधित किया गया 1992 में। ठीक है। और उसको संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया। जब ये शिक्षा नीति बना तो आचार्य राममूर्ति समिति, इस समिति को या इस आयोग को आचार्य राममूर्ति समिति 1990 भी कहा जाता है, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, इसका उद्देश्य जो है एक सजग और मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, यानी कि समाज में एक व्यक्ति जो है मानवतावादी बने, सजग रहे, समाज में बुराइयों से वो बच सके, ये सभी चीज़ें, यानी कि उनमें नैतिकता के गुण आए, सामाजिक दृष्टिकोण से वो सक्षम हो सके, तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद में आया प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है, जो कि 1992 में। ठीक है। तो इस समिति का जो गठन कब हुआ था, 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन हुआ, और इस समिति में बच्चे से बस्ते की बोझ को, देखो जो बोझ बच्चों पर लाद दिया जाता था, पुस्तकों का भारी भरकम बोझ, उस बोझ को कम करना ही प्रोफेसर यशपाल समिति का उद्देश्य था। और इसी वजह से इस समिति ने बच्चे के बोझ को कम करने की बात कही, यानी कि उन्होंने कहा कि बोझ मुक्त शिक्षा दिया जाए। प्रोफेसर यशपाल समिति का उद्देश्य था बोझ मुक्त शिक्षा, यानी कि बच्चे कम से कम पुस्तक का उपयोग करें, उनको पुस्तकों के बोझ से मुक्ति मिल सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे बात करेंगे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण आयोग रहा जिसको मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं कुछ बालकों की, जिसमें सर्वप्रथम आता है वंचित बालक। अब यहाँ पर वंचित शब्द से आप भली भांति स्पष्ट हैं, ऐसे बालक जो किसी न किसी चीज़ से वंचित रहता है। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर की सुख सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे अपनी आवश्यकता पूर्ति को लेकर हो, अर्थात ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप में वंचित है, ऐसे बालक वंचित बालक कहलाता है। परिभाषा पर आएँ तो ऐसे बालक जो जीवन की सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, अर्थात जीवन में जो सुख सुविधा चाहिए होता है वो सुख सुविधा का उनको अभाव हो जाता है, ऐसे बालक वंचित बालक कहलाता है। और प्रायः प्रत्येक बालक वंचित बालक है, क्योंकि कोई भी बालक कुछ न कुछ सुविधा से अलाभान्वित रहता ही है ना। अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण में तो सर्वाधिक बालक जो है वंचित की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में शिक्षा से वंचित। एक सामान्य बालक, जैसे आप भी अगर एक सामान्य बालक हैं, जैसे हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, हम क्या हो गए, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से वंचित हो गए, तो हम भी एक वंचित बालक की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि किसी न किसी रूप में हम वंचित हैं ही। अक्सर ये भारत में देखा जाता है। ठीक है। भारत में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग, दलित वर्ग के लोग, अन्य जाति के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर ऐसे बालकों को इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम वंचित बालकों की पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि ये बालक वंचित है। देखो, अलग अलग पॉइंट है। जो बच्चे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े की ओर संकेत करते हैं, यानी कि ऐसा बच्चा जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हो, आर्थिक स्थिति उन लोग की कमजोर हो, सांस्कृतिक तरीके से भी वो पिछड़ा हो, ऐसे बालक वंचित बालक की श्रेणी में आएगा। ऐसे बालक जिनकी पारिवारिक स्थिति रूढ़िवादी हो, यानी पुरानी सोच वाले हो, रूढ़िवादी परंपरा पर जीते हो, झाड़ फूक, ओझा, बैगा गुनिया जैसे चीज़ों पर विश्वास कर रहा है, तो ऐसे बालक भी वंचित बालक है। क्यों? क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव हो गया है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है ना। अब माता पिता का शिक्षित ना होना भी एक वंचित बालक की पहचान है। अब जिस बच्चों के माता पिता ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं ना। अब जब शिक्षा के महत्व को ही नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों पर भी
वो शिक्षा को लेकर प्रेरित नहीं करते। ऐसे ही सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े बालक, जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हो, ऐसे बालक भी वंचित बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब ये जो वंचित बालक की स्थिति क्या है, उसके प्रभाव कहना चाहिए। अगर जो बालक किसी न किसी रूप में वंचित है तो उसके शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, पढ़ाई लिखाई का स्तर निम्न हो जाता है, अल्प भाषात्मक विकास यानी कि सही तरीके से भाषा को उपयोग कर नहीं सकता, वो हर भाषा में अपशब्द का प्रयोग करता है, गाली गलौज देता है, क्योंकि उनके स्वभाव में ही वो चीज़ आ गया है ना। बाहरी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ है, यानी कि देश दुनिया में क्या घटना घट रही है उन सब चीज़ों से वो जो है रूबरू नहीं होता। वंचित बालक आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनमें डर का भाव रहता है। इसके अलावा वो बुरी आदत के शिकार हो जाते हैं, नशे के गिरफ्त में चले जाते हैं। आज के युवा वर्ग को आपको यही देखने को मिलता है। तो ये सभी वंचित बालकों की श्रेणी में जब आते हैं, उनके प्रभाव हमको इस तरह से दिखाई देता है। अब ऐसे बालक जो किसी न किसी रूप में वंचित हो गए हों, ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? तो ऐसे बालकों का हस्तक्षेपण के द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके भाषा अगर कमज़ोर है, भाषाई दृष्टिकोण से अच्छा और उचित भाषा के प्रयोग कर सके, उस पर हमको क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा पर, अब समावेशी मतलब जहाँ सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग और सभी परिस्थिति के लोग आए, वो समावेशी कक्षा है और ऐसे कक्षा में इन बच्चों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा उनमें आत्मविश्वास जागृत हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो, ये भी प्रयास एक शिक्षक के तौर पर आपको करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब वंचित बालक तो हमने देखा, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं वंचित बालक की। देखो भाई, एक तो होता है सामाजिक रूप से वंचित, जो सामाजिक रूप से वंचित होता है, समाज में उसको सही सम्मान न मिल पाया। ठीक है। आर्थिक रूप से गरीबी में पला बढ़ा हुआ बच्चा। इसी तरह से संवेगात्मक रूप से संवेग, भय, क्रोध, लड़ाई झगड़ा के बीच में जो पलता है। सांस्कृतिक रूप से जो वंचित हैं, या शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वंचित हो। ये कई प्रकार के वंचित बालक हम कह सकते हैं। क्लियर है वंचित बालक? अब हम बात करेंगे पिछड़ा बालक क्या होता है। तो पिछड़ा मतलब क्या है? अपने कक्षा के बच्चों से वो थोड़ा सा इस पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है ना। तो ऐसे बालक जिनका शैक्षणिक स्तर अपने कक्षा या समान उम्र के बच्चों के स्तर से कम होता है, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? पिछड़ा बालक कहलाते हैं। यानी कि जैसे एक तीसरी कक्षा यानी कि 9 वर्ष का बच्चा जितना जानता है, कोई और बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता, तो ऐसे बच्चों को हम कहें कि वह शिक्षा में है अपने समान उम्र के बच्चों या समान कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से बहुत पढ़ाई में एकदम कमजोर स्तर का है, तो वही बालक किस में आ जाएगा? आपका पिछड़ा बालक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब ये पिछड़ा बालक के जब प्रकार की बात आती है, तो पिछड़ा बालक को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं, दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक आता है सामान्य बालक और एक आता है विशिष्ट बालक। अब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक क्या होता है? तो देखो अब जिनका जो सामान्य रूप से काम कर पाता है, अब विशिष्ट बालक। ठीक है। तो ये दो प्रकार के बालक हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल्ड। ठीक है। अब ये जो पिछड़ा बालक है, आखिर ये पिछड़ता क्यों है पढ़ाई लिखाई में? एक तो पहला है तो उनकी बौद्धिक स्तर कम होता है, यानी कि कम बुद्धि वाले बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि बीच बीच में उसको तबीयत खराब होते रहना है ना, 2 दिन 4 दिन में तबीयत खराब होने रहना, जिससे कि वो स्कूल भी नहीं आ पाता कंटिन्यू। शारीरिक दोष होना, किसी न किसी प्रकार के रोग से यदि वो ग्रसित हो, तब भी जो है शैक्षणिक स्तर पिछड़ जाता है। इसके अलावा उनकी पारिवारिक स्थिति यदि शैक्षणिक नहीं है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर आधारित नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है? बच्चे घर में गए, खाए पिए सो गए, स्कूल आए पढ़े, घर गए खाए पिए सो गए, उसको घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, माता पिता द्वारा उसको नहीं पढ़ाया जाता, तो पारिवारिक स्थिति की वजह से भी क्या होता है? बच्चा पिछड़ा हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है? स्कूल का वातावरण भी प्रभाव डालता है। इसके अलावा संवेगात्मक स्थिरता भी जो है इस तरह से प्रभाव
डालता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इस पिछड़ा बालक की क्या क्या विशेषता हो सकती है, कैसे कैसे हम कह सकते हैं। तो एक तो होता है ऐसे बालक जो है मंद बुद्धि, यानी कि मंद गति से बहुत धीरे धीरे सीखता है, एकदम स्लो लर्नर होते हैं ऐसे बालक, बहुत धीरे से सीखता है। वो जो है समायोजन स्थापित नहीं कर पाते, यानी कि उनमें समायोजन की कमी रहती है। सूक्ष्म चिंतन या छोटी छोटी चीज़ों पर वो चिंतन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। और इसके अलावा एकाग्रता का अभाव, यानी कि वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते, एकाग्रचित नहीं हो पाते। इसके अलावा शैक्षणिक उपलब्धि भी उनकी कम रहती है, जिसकी वजह से कोई भी बालक जो है पिछड़ा बालक कहलाता है। अब इस पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कोई भी बालक यदि पिछड़ा हो गया है, यानी कि पिछड़ापन में है, तो उनके उन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य की जांच करें। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि बच्चे जो है किसी तरह से शारीरिक या देखिए इसमें बीमार पड़ गए है ना, अब बीमार पड़ गए या किसी तरह की बीमारी है, शारीरिक जो उसकी जांच हो, स्वास्थ्य संबंधी जांच हो, जिससे कि क्या हो, उन बच्चों की बीमारियों का पता चल सके और सही उम्र में उनके उस बीमारी का इलाज किया जा सके, जिससे कि बच्चा पिछड़ापन से बाहर आ सके। इसलिए स्वास्थ्य की जांच होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सही खान पान, सही पौष्टिक आहार, स्वस्थ वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों को स्वच्छ वातावरण देंगे, स्वास्थ्य यदि वातावरण स्वस्थ हो, तो ऐसे में यदि पौष्टिक उनको आहार मिलेगा, दाल चावल जो भी है जो उनके बॉडी के लिए ज़रूरी है, तब जो है पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा किसी बच्चा, यदि कोई भी बच्चा पिछड़ापन में है तो उन पर ज़्यादा फोकस करें, व्यक्तिगत रूप से उनको ध्यान दें ताकि उनकी उन कमियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए भी बच्चों को क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए, ताकि बच्चा जो है उनमें जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों पिछड़ापन या पिछड़ा बालक। अब हम बात करते हैं विकलांग बालक क्या होता है। देखिए विकलांग बालक, जिसको आज जो है ये नाम बदल दिया गया है और आज इसका नाम जो है दिव्यांग रखा गया है, और बहुत ही सुंदर है क्योंकि दिव्य अंग है, भगवान का दिया हुआ अंग है, इसलिए दिव्यांग कहा गया है। तो दिव्यांग बालक क्या होता है, देखिए ध्यान से, वह स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को किसी आयु में उसके सामान्य व्यवहार या कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक, ऐसे बालिका जो किसी न किसी रूप में सामान्य काम करने से वो सक्षम है। ठीक है, यानी कि सामान्य कार्य को प्रभावित कर रहा है, अर्थात शरीर के किसी भी अंग के कार्य करने की क्षमता का कम होना या न होना, शरीर के किसी भी अंग की कार्य करने की क्षमता का न होना या कम होना क्या कहलाता है, आपका दिव्यांग बालक कहलाता है, विकलांग बालक कहलाता है। ठीक है, अब ये जो विकलांगता क्यों हो सकती है, देखो कोई भी बच्चा विकलांग क्यों हो सकता है। एक तो वंशानुक्रम से, यानी कि हमारे माता पिता में यदि किसी प्रकार की कमी रही हो, बच्चों में भी वो कमी आ जाता है। इसके अलावा अभिभावकों की अज्ञानता, कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में जब कोई भी डिसीज लगता है, बच्चों को बीमारी शुरू होती है, माता पिता जानकारी के अभाव में नहीं जान पाते कि इसको रोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसके वजह से भी विकलांगता आ जाती है। इसके अलावा किसी कारण से यदि दुर्घटना घटित हो गया, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, जैसे पैर में चोट लग गई, पैर को कटवाना पड़ गया, या कोई भी ऐसी रीजन जिससे एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, तब भी जो है विकलांगता आ जाती है। कभी कभी नेचुरली जो है बच्चे दिव्यांग ही पैदा होते हैं, प्राकृतिक रूप से ही जो है विकलांग पैदा होते हैं, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाती है जिसके वजह से बच्चों में दिव्यांगता आ जाती है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं दिव्यांगता को लेकर। क्लियर है, चलिए आगे बात करेंगे। अब इस विकलांगता के प्रकार पर बात करेंगे। तो विकलांगता को सरकार द्वारा दिव्यांगता नाम दिया गया है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। आप बोलते हैं ना सर आरक्षित कैसे, आरक्षण कैटेगरी कैसे बंटता है, तो मैं आज इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, आपको जब शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी चीजें पता चलेगा। देखिए 4 प्रकार की दिव्यांगता रहती है, याद रखेंगे। जो दिव्यांग
प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं ना वो 4 श्रेणी में बनता है। और वो कौन कौन से 4 श्रेणी होते हैं इनको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है चक्षु दिव्यांग, यानी कि जिस पर आंख में जो प्रॉब्लम होता है ना, आंख से संबंधित जिसमें दिव्यांगता होती है उसको चक्षु दिव्यांग कहा जाता है। सुनने में जिसको समस्या होती है उसको श्रवण बालक या श्रवण दिव्यांगता बालक कहते हैं। जिसको बोलने में कठिनाई हो उसको वाणी दिव्यांग बालक बोलते हैं। और जिसके हाथ पैर हो अपाहिज हो या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो उसको अपाहिज या शारीरिक विकलांग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा 4 कैटेगरी में दिव्यांग को बांटा गया है। और इसमें भी देखिए जो चक्षु दिव्यांग है यानी आंख से जो नहीं देख पाता उसमें 2 प्रकार के आते हैं, या तो पूर्ण या आंशिक। पूर्ण जो बिल्कुल नहीं देख पाते, बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, उसकी आंख से दिखता ही नहीं, जिसको हम अंधा नाम दे देते हैं, जिसको ब्लाइंड कहा जाता है। ऐसे दिव्यांगता पूर्ण दिव्यांगता में आएगा, पूर्ण चक्षु दिव्यांग। आंशिक रूप से जो थोड़ा थोड़ा जैसे आंख को ऐसे एक करके देखते हैं ना भाई, जैसे भूरी लोग जो है ना वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से तो नहीं देख पाते लेकिन धूप की वजह से, लेकिन वो आंख को हल्का हल्का खोल के देखते हैं। तो ऐसे दिव्यांगता भी जो है आंशिक दिव्यांगता में आ जाता है, ठीक है। अब श्रवण दिव्यांगता में जो चीजें जो सुन नहीं पाता, जिसको हम भैरा बोल देते हैं अपनी भाषा में, है ना, तो हियरिंग जो इशू होती है ऐसे दिव्यांगता में श्रवण वाले आते हैं। इसके अलावा वाणी जिसमें बोलने के जो बोल नहीं पाता, गूंगा रहता है, तो वो वाणी दिव्यांगता में आएगा। और जिसमें हाथ पैर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, है ना, तो ऐसे दिव्यांगता अपाहिज या शारीरिक विकलांग की श्रेणी में आता है। तो ये 4 प्रकार की दिव्यांगता होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंद बुद्धि बालक, यानी कि इसे मानसिक मंद बालक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, देखो, ऐसे बालक जिसकी मानसिक योग्यता सामान्य बालक से कम होती है, अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालक से कम होती है, ऐसे बालक मंद बुद्धि बालक कहलाता है या मानसिक मंद बालक कहलाता है। ऐसे बालकों की जो IQ है, जिसे बुद्धि लब्धि कहा गया है, तो 80 से कम होगी। याद रखना, ऐसे मंद बुद्धि बालक की जो बुद्धि है 80 से कम होगी, ठीक है। तो देखो, अब 80 से कम तो होगी, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के, जो 70 से 80 जिसकी बुद्धि लब्धि हो उसको अल्प बुद्धि बालक कहेंगे। 50 से 70 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको मूर्ख बुद्धि कहते हैं। 25 से 50 जिसकी बुद्धि लब्धि हो उसको मूढ़ बुद्धि कहेंगे। और 25 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको जड़ बुद्धि में रखा जाता है। तो यह मंद बुद्धि बालक है। और जब मंद बुद्धि बालक को हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे उसको पहचान करें, ठीक है, तो देखिए उसको पहचानने के लिए क्या होता है, विकास सामान्य बालकों से धीरे होता है। अगर कोई भी बच्चा कक्षा के अन्य सामान्य बालकों से धीरे सीख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये मंद बुद्धि बालक है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से कम हो वो मंद बुद्धि में आएगा। और जिसके सीखने की जो क्षमता है बहुत कम होगी। सभी बच्चे एकदम बढ़िया हो जान डालते हैं, 3री 4थी में चले गए, पढ़ना लिखना आ गया, लेकिन ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो बिल्कुल अनार आम भी नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसे बालक जो है मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और है मंद बुद्धि की, जिसमें एकाग्रता में कमी, देखो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देखो हमारे स्कूल में एक ऐसे बच्चा है जो पहले क्या होता था, वो स्कूल में बैठ ही नहीं पाता था। शिक्षक पढ़ा रहा होता था, 5 मिनट बैठने के बाद वो कक्षा से बाहर निकल गया और ग्राउंड में जा करके पेड़ में चढ़ता था, उधर घूमता था, इधर घूमता था, वो मिट्टी से खेलता था, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो आज जो 5वीं कक्षा में वो बच्ची है और आज अब वो कंसंट्रेट लगाकर वो ध्यान देती है और हिंदी वगैरह को अच्छे से आप पढ़ लेती है ना। तो इस तरह से जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। और जब आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हो और आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी ऐसे चीज़ों को फेस करते ही होंगे। और अगर आप CGTET की तैयारी करने वाले फ्रेशर कैंडिडेट हैं, शिक्षक साथी तो ऐसी चीज़ों को फेस करते ही रहते हैं। जो शिक्षक और CGTET की तैयारी करने वाले फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी जब शाला अनुभव में गए होंगे तो उनको भी ये चीज़ का अनुभव हुआ होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं, ठीक, उनमें कॉन्सेंट्रेट करने की जो क्षमता है, योग्यता है, एकाग्रता की जो उसमें क्या हो जाती है, कमी हमको देखने को मिली। इसके अलावा
उसकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर भी बहुत ही कम होती है, यानी कि दुर्बल होती है, और इसके वजह से भी वो मंदता आ जाती है। नैतिकता का अभाव होता है, उसको पता नहीं चलता सही गलत, क्योंकि बहुत मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, वो झगड़ा ज़्यादा करते हैं, मारपीट ज़्यादा करते हैं, उसको सही ये चीज़ पता नहीं होती। अगर आप उसको डांट भी दोगे ना, वो 2 मिनट भी याद नहीं रखेगा, क्योंकि उनको तो वो चीज़ का अभाव ही नहीं कि मैं गलत किया हूँ तो मेरे को मारा जा रहा है ना। तो इस तरह से उनमें क्या पाया जाता है, मंदता पाया जाता है। ठीक है, अब मानसिक मंदता आखिर आती क्यों है, क्या कारण हो सकता है? तो पहली बात तो वंशानुक्रम। जिन बच्चों के माता पिता एकदम मंद बुद्धि होंगे ना, उनके बच्चे भी इसी तरह से हो जाते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिकता या फिर अनुवंशानुक्रम से जीन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, गर्भावस्था में माँ के स्वास्थ्य, यदि जिस उम्र में माँ गर्भ में है और गर्भ में यदि माँ अच्छे से पोषण आहार नहीं ले रही है, बाद बाद उसका तबीयत खराब हो रहा है, तो उनका जो प्रभाव है सीधे बच्चे पर पड़ता है। ज़्यादा मेडिसिन वगैरह तो हम खैर ले नहीं सकते प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन गर्भावस्था में जो है यदि बार बार माँ का स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो उसका प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है, और इससे मानसिक मंदता की स्थिति भी आ सकती है। इसके अलावा संवेग पर भी नियंत्रण का अभाव होता है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि भाई वो चीज़ उनको वो चीज़ की अनुभव ही नहीं है ना। समय को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, वो चीज़ जानता ही नहीं, क्योंकि मंद बुद्धि जो बालक है ना, वो बहुत ही मंद होते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे प्रशिक्षित करने की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे बच्चे में कई तरीके से रीज़न जो है आ जाते हैं, कारण भी हमको देखने को मिलता है। अब ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि है, उनके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था अपनाया जा सकता है? तो पहले तो उनको पढ़ने लिखने और बोलने की शिक्षा दी जाए, अच्छे से वो पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, इसकी शिक्षा अलग से बढ़िया से दी जाए। हालांकि सबके साथ में बैठा के पढ़ाना चाहिए, समावेशी शिक्षा की बात ही यही करती है, लेकिन ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचरण नैतिकता की शिक्षा, अब उनको सही गलत का अभाव रहता है, तो ऐसे में उनको नैतिकता की भी शिक्षा देनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, और भोजन संबंधी कि अच्छे भोजन ग्रहण करना चाहिए, स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए, उनको भोजन के बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब विशिष्ट आवश्यकता क्या होती है? तो ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से वृद्धि और विकास की दृष्टि से इतने भिन्न होते हैं कि जो स्कूल में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते, यानी कि सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, और वो भिन्नता या तो शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, या संवेगात्मक भी हो सकती है। तो कई तरीके से बालक जो है दूसरे बच्चों से भिन्न होता है, तो वही भिन्नता वाले जो बालक है विशिष्ट बालक कहलाते हैं, और ऐसे बच्चे स्कूल में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। अब ये जो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट होते हैं, ये 2 प्रकार के बालक होते हैं। विशिष्ट बालक 2 प्रकार के, एक तो होता है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा होता है मंद बुद्धि। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक क्या है, मंद बुद्धि क्या है, बात करेंगे, लेकिन ये जो है बौद्धिक दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि 2 प्रकार के होते हैं बौद्धिक दृष्टिकोण से। जब हम शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो तीव्र गति से सीखने वाला और पिछड़ा बालक, यानी कि धीरे धीरे सीखने वाला। शारीरिक दृष्टिकोण की बात करें, अब शारीरिक दृष्टिकोण में भी कई तरीके, जैसे बहरा बालक जिसको सुनाई नहीं देता हो, कम सुनने वाला बालक जिसके नेत्र दिखाई नहीं देते यानी कि नेत्रहीन बालक, जो बोल नहीं सकता वाणी दोष बालक, और विकलांग बालक। तो कई प्रकार के बालक हो सकते हैं शारीरिक रूप से कमजोर। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रतिभाशाली बालक, जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है, गॉड गिफ्ट, ईश्वर का वरदान, जो बहुत होशियार होते हैं। देखना ना, आपके आसपास मोहल्ले में, गांव में एक ऐसे बच्चा निकलता है जो बहुत होशियार, टॉप 10 में आता है, अच्छे पद में भी वो पहुंचता है। ऐसे बालक को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होगी। याद रखना, प्रतिभाशाली बालक
इनकी जो बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होगी। मैं बुद्धि लब्धि को बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि वाले टॉपिक में करवा दिया है भाई। आप वहाँ अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा ना तो देख सकते हैं जाके। जितने भी हमारे शिक्षक साथीगण जुड़े हुए हैं और फ्रेशर सीजीटेट की तैयारी करने वाले भी जुड़े हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले भी जुड़े हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं ना। मैंने बुद्धि से संबंधित जो बुद्धि लब्धि को बता दिया है अलग अलग। तो प्रतिभाशाली जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। अब ऐसे बालक जो है प्रतिभाशाली श्रेणी में आता है और ये क्या होता है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, यानी कि वो आत्मनिर्भर होता है। अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए उसको शिक्षक बनना है, वो बन कर ही रहेगा। उसको डॉक्टर बनना है, वो बन कर ही रहेगा, क्योंकि उसमें आत्म क्षमता भी उच्च होती है और वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं। रचनात्मक विकार उनके दिमाग में आते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है, चीज़ों के बारे में वो जानेगा तो जानेगा ही। तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऐसे बच्चों को अलग से सपोर्ट की जरूरत होती है जो विद्यालय में नहीं मिल पाता। ठीक है भाई, वो एक्स्ट्रा सीख रहा है बच्चा, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है जो विद्यालय में उसको बहुत कम मिलता है। अब इसमें आता है सृजनात्मक बालक। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता एक अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन अनजानी वस्तुओं, यानी कि देखो क्रिएटिव बालक ये प्रतिभाशाली बालक ही हैं जिसको क्रिएटिव बालक का नाम दिया गया है। ऐसे बालक चिंतन मनन करने में एक्सपर्ट होते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं और नए नए तरीकों, नए नए विचार, नए नए धारणा को जन्म करता है, मतलब नए नए चीज़ों का निर्माण कर सकता है, उनमें क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ऐसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब सृजनात्मक बालक में क्या क्या गुण होगा? देखो, उसमें होगा अपसारी चिंतन वाला, यानी कि बिल्कुल तर्क वितर्क करके वो क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। उनमें मौलिकता का गुण होता है, प्रवाह का गुण होता है, उपयोगिता का गुण होता है, उत्पादकता का गुण होता है। और ये जितने भी गुण मैं बता रहा हूँ ना अभी, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सृजनात्मक बालक के गुण, नवीन ज्ञान की खोज, और जितने भी मैंने सृजनात्मक बालक में अभी ये जितने गुण आपको दिख रहा है, अपसारी चिंतन का गुण, मौलिकता का गुण, प्रवाह का गुण, उपयोगिता का गुण, उत्पादकता का गुण और नवीन ज्ञान की खोज, एज इट इज पॉइंट बना हुआ है आपके एग्जाम में, इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इसी के साथ जो है आज की सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी शिक्षक साथी आज हमसे जुड़े हुए थे, इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं गुरुजी। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी सीजीटेट की तैयारी कर रहे होंगे और शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करने वाले हैं। और आपके जो गुरुजी लोग हैं जो सीजीटेट में पास होना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबके लिए मैं यही कहूँगा, अपने मित्र यारों, अपने गुरुजनों, साथियों तक बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि आपको हम रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अधिक से अधिक आप साथी लोग जुड़ें ताकि आपको जो है सीजीटेट आपका आसानी से निकल सके। हम देखिए होने के बाद में रेगुलर जो है आपके लिए लाइव सेशन आएगी एमसीक्यू की। ठीक है, तो कंटिन्यू वो भी चलेगा। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।